गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल अथवा वायसरॉय रहे लॉर्ड रीडिंग तथा लॉर्ड इरविन के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, लॉर्ड रीडिंग की यदि बात की जाए तो 1921 से 26 के मध्य उनका भारत में कार्यकाल रहा। सिविल सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से 1923 में लॉर्ड विस्काउंट ली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन उन्हीं के काल में उन्हीं के प्रयासों से हुआ। कांग्रेस का ही स्वयं को भाग मानकर विधानसभाओं में पहुंचकर स्वदेशी एवं राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसके सचिव जो थे बनाए गए वो मोतीलाल नेहरू थे, जो स्वयं इलाहाबाद के आनंद भवन के स्वामी थे। सदस्यों की अगर बात की जाए तो विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, NC केलकर। 1924 में गांधी जी एवं चित्तरंजन दास के मध्य एक पैक्ट हुआ जिसके अनुसार कांग्रेस का ही अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया गया खिलाफत स्वराज पार्टी को। 1921 में गठित सर विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेलवे बजट का सामान्य बजट से पृथक प्रस्तुतिकरण की शुरुआत हुई। यद्यपि 2017 से ये पुनः एक साथ प्रस्तुत होने लगा है। साथियों, 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार के नेतृत्व में विजयदशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। 1925 में डॉक्टर सत्य भगत की अध्यक्षता में कानपुर में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यद्यपि इससे पूर्व 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसे MN रॉय के नाम से भी जाना गया, द्वारा ताशकंद उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है साथियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मजदूरों के हित को संरक्षित करने हेतु 1919 में गठित ILO, इंटरनेशनल लेबर लॉ या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आदर्शों पर 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई, जिसके संस्थापकों में डॉक्टर NM जोशी और उन्हीं संस्थापक का श्रेय भी दिया जाता है। अध्यक्षता की लाला लाजपत राय द्वारा, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, महासचिव थे दीवान चमन लाल। मजदूरों के हितों को संरक्षित करने हेतु कांग्रेस द्वारा गठित जो संगठन था वो था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी इंटक, और 3 मई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में इनका गठन हुआ। यदि पटेल की बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो इनका जो समय था, जीवन काल था, वो 31 अक्टूबर 1875 से 15 दिसंबर 1950 नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। सरदार की उपाधि ने 1928 में बारदोली किसान आंदोलन के समय महिलाओं द्वारा दी गई थी। बारदोली किसान आंदोलन में जो किसान जाति यानी जनजाति जो आंदोलन कर रही थी उसका नाम था काली पराज। साथियों, गुजरात के खेड़ा जिले के बरसाड़ क्षेत्र में 1914 में डकैती को रोकने हेतु प्रत्येक व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करने के विरोध में सरदार पटेल द्वारा गांधी जी के आदर्शों पर प्रथम सफल सत्याग्रह का उल्लेख भी हमें मिलता है। 1991 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से 31 अक्टूबर 2014 में 182 मीटर ऊंचाई वाले विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण भी भारत सरकार द्वारा करने का उल्लेख है। सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर इसका निर्माण हुआ है। 2014 से सरदार पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की भी शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत के मेजिनी की संज्ञा भी दी जाती है। साथियों, देश का प्रथम मजदूर संगठन 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे की अध्यक्षता में बंबई में गठित किया गया, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से। अब हम अगले
गवर्नर जनरल यानी वायसरॉय लॉर्ड इरविन की बात करेंगे साथियों। 1926 से 1931 इनका कार्यकाल रहा। भारत सरकार द्वारा देसी भारतीय रियासतों को या के मध्य संबंधों की समीक्षा तथा सुधार हेतु 1927 में सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में जिस आयोग का गठन किया गया वो लॉर्ड इरविन के काल में ही हुआ। भारत में विशेषतः प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु 1929 में फिलिप हार्ट्रोग समिति शिक्षा समिति थी ये साथियों, का गठन भी इनके समय हुआ। राय बहादुर हरविलास शारदा जो अजमेर मूल के थे के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने के लिए उस समय की ब्रिटिश सरकार द्वारा 28 सितंबर 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया। यद्यपि यह देश में जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 1930 में हुआ। शुरुआत में यह ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लागू हुआ और यदि सबसे पहले किसी देशी रियासत में इसे लागू किया तो वह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा लागू किया गया। इसमें जो प्रावधान थे साथियों उनमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह का निषेध घोषित किया। साइमन कमीशन की अगर बात करें साथियों, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ। ये 7 सदस्यीय आयोग था। चूंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। उद्देश्य जो था इनका वो था 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा तथा भारत के भविष्य हेतु वैधानिक सुधारों के अध्ययन तथा सुझाव देना। इन्होंने भारत में 2 बार यात्रा की या इनका भारत में 2 बार आगमन हुआ। प्रथम बार 3 फरवरी 1928 को बंबई में और द्वितीय बार 3 अक्टूबर 1928 में। साथियों, दिसंबर 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जो वार्षिक अधिवेशन था, में साइमन कमीशन का विरोध करने तथा भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकारते हुए, क्योंकि उन्होंने हमें चुनौती दी कि तुम कभी एक नहीं हो सकते और न अपने लिए एक संवैधानिक प्रारूप तैयार कर सकते हो, तो उस चुनौती को स्वीकारते हुए सभी दलों के एक सामूहिक सम्मेलन बुलाकर एक सर्वमान्य संविधान के निर्माण की घोषणा हुई। साइमन कमीशन का भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संपूर्ण भारतीयों द्वारा जो गो बैक साइमन के नाम से भारी विरोध हुआ। और इसी क्रम में 30 अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के लाहौर पहुंचने पर सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सैंडर्स के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और अंततः 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कालांतर में 17 दिसंबर 1928 यानी उस घटना के ठीक 1 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह द्वारा लाहौर में पी सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। साइमन कमीशन की यदि रिपोर्ट की बात करें तो वो 1930 में आई थी। भारत के भविष्य हेतु 3 गोल में सम्मेलन करने हुए भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा या सिफारिश साइमन कमीशन की रिपोर्ट में थी। और फिर नेहरू रिपोर्ट इसके सापेक्ष जो भारतीय विभिन्न दलों और विचारधाराओं के लोगों द्वारा तैयार हुआ, उसके अनुसार भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड की चुनौती को स्वीकारते हुए दिल्ली में एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में 29 दलों के एक सामूहिक सम्मेलन का आयोजन 1928 में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीयों हेतु एक सर्वमान्य संविधान के निर्माण करने के लिए 9 सदस्य समिति का गठन किया गया। अंतिम रूप से जो रिपोर्ट दी गई वो 28 अगस्त 1928 में दी गई, जिसमें प्रावधान जो रखे गए वो थे भारत को एक डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश, भारत में एक संघीय प्रणाली की सिफारिश भी इसमें शामिल थी, महिला व पुरुषों को समान नागरिक अधिकार देने का प्रावधान भी इसमें रखा गया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की सिफारिश भी इसमें की गई। और साथियों, दिसंबर 1928 में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए हिंदू महासभा व सिख महासभा के साथ जिन्ना द्वारा भी इसकी अनेक सिफारिशों का विरोध करने का हमें उल्लेख मिलता है तथा अंततः 2 मार्च 1929 में जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट के विरोध में एक 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करने का उल्लेख था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो सबको जोड़ने के पक्ष में थी का विरोध करना
पाकिस्तान निर्माण के लिए जिन्ना का सांप्रदायिक राजनीति में या सांप्रदायिक राजनीति की ओर आगे बढ़ने के अर्थ में भी हमें लिया जाना चाहिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में चला। भाग लेने वाले लोग जो थे उनमें 76 भारतीय थे, 13 अंग्रेज थे साथियों, यानी टोटल 89 सदस्य इसमें शामिल थे। कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लेने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे बिना दूल्हे की बारात की संज्ञा दी गई। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले लोगों में जो शामिल थे उसमें डॉक्टर अंबेडकर और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का बड़ा नाम है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ, जिसकी मध्यस्थता सर तेज बहादुर सप्रू और मुकुंद राम राव जयकर ने की, जिसे MR जयकर के नाम से भी जाना गया। साथियों, समझौते के अनुसार गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की घोषणा की गई। साथ ही अंग्रेजों द्वारा अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की पर सहमति हुई। भगत सिंह का मामला समझौते में चूंकि शामिल नहीं हुआ था, इसलिए गांधी जी की बाद में घोर आलोचना हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य हुआ। कांग्रेस की ओर से गांधी जी द्वारा अपने निजी सचिव महादेव देसाई के साथ SS राजपूताना जो जहाज था उससे समुद्री मार्ग द्वारा सम्मेलन में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य अछूतों के आरक्षण पर जो मतभेद हुआ उसके कारण 28 दिसंबर 1931 को वो भारत वापसी करते हैं। और कुल मिलाकर साथियों, ये जो गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय वाला, इसी में कांग्रेस ने भाग लिया था। यद्यपि यह सफल नहीं हुआ और गांधी जी ने इसका भारी जब विरोध किया कि आप भारतीय मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वो वापसी करते हैं और वापस आने पर द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर जारी रखने का प्रयास करते हैं साथियों। तो आज हम इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक के साथ फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।